आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। किस तरह से दोस्तों कल संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं मुसलमानों के लिए कोई ना कोई नया कानून लाते रहते हैं, लेकिन कल किस तरह से संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद इस बात का एहसास हो गया होगा कि अब वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के सारे खड़े तो हो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल लेकर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको लेकर विपक्ष ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा है और पहली बार संसद के अंदर ये बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों के सारे सिर्फ खड़े हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आज की जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा मामला समझ आ सके। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। संसद में मोदी सरकार को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पहली बार मोदी सरकार को इस बात का एहसास हुआ है दोस्तों कि बैसाखियों के सहारे आप खड़े तो हो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। ऐसा हुआ है दोस्तों कुछ संसद में जो पिछले 10 सालों में बड़ा मुश्किल से देखने को मिला था। वो मोदी सरकार जो आए बाएं साएं जब मन करे जैसे मन करे जो मन करे वो बिल पास करवा लेती थी और कानून बनवा लेती थी, उस मोदी सरकार को अपने फेवरेट बिल को लाने में न केवल पसीने छूट गए बल्कि ठंडे बस्ते में भी डालना पड़ गया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल कल मोदी सरकार बड़े जोर शोर से लेकर आई। बड़े ढोल नगाड़ों के साथ गोदी मीडिया ने भी इसका जश्न मनाया कि मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, इस बिल के तहत मोदी सरकार का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो एक तरह से उसको आगे बढ़ाने में उसको और बल मिलता है और गोदी मीडिया तो पिछले कई दिनों से वो काम कर ही रहा है जब से ये बिल इस बिल को पब्लिक में रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि 4 जून के बाद चीजें बदल चुकी हैं। मोदी जी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, कल उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि अब 4 जून के बाद चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि मोदी सरकार को शायद पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई बिल इंट्रोड्यूस करना पड़े और जेपीसी में भेजना पड़े। जेपीसी में भेजने के लिए अब सरकार राजी हो गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा था। यह भी कहा कि जेपीसी में भेजिए आप बिल। अंत में सरकार को न केवल विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े बल्कि बीच संसद में सरकार को उसके अपने सहयोगियों ने धोखा दे दिया। वो सहयोगी जो सरकार की बैसाखी हैं, उन सहयोगियों ने बता दिया कि आप करिए अपने एजेंडे में काम, लेकिन किसी भी हाल में अगर हमारी राजनीति को इससे नुकसान हुआ तो हम हाथ खींचने में वक्त नहीं लगाएंगे। दोस्तों, सब कुछ मैं तफसील से आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, इस सरकार ने पिछले 10 साल में कभी किसी की नहीं सुनी, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर। मतलब हमेशा अपनी एक तरह से आप कह सकते हैं दादागिरी चलाई, क्योंकि भाई टेक्निकली सरकार के पास संख्या बल था। लोकसभा में तो बम संख्या बल था, 2014 में भी और 2019 में भी बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था। और राज्यसभा में भी दोस्तों न केवल अपने बल पर उसके पास बहुमत था बल्कि उसके पास बीजू जनता दल जैसे ऐसे सहयोगी भी थे जो सरकार का हिस्सा नहीं थे लेकिन सरकार के पिट्ठू बनकर ही चलते थे। लेकिन दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल कल सरकार ने जब पेश किया तो उसको जोर का झटका वहां से लगा जहां से उसने उम्मीद नहीं की होगी। टीडीपी और एलजेपी जो सरकार के सहयोगी हैं, उन्होंने अंत में बहस के आते आते अंत में ये कह दिया कि आप इस बिल को जेपीसी में भेज दीजिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दीजिए। अब जेपीसी में भेजने का मतलब आप समझ लीजिए कि ये बिल गया ठंडे बस्ते में, क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वहाँ से बिल का बहस होती है और जेपीसी में हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं और तो वो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मतलब उसमें कई बैठकें होती हैं उसमें। ये सब तब हुआ है दोस्तों जब किरण रिजिजू कल जब बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं पूरा उनका भाषण सुन रही थी, तो किरण रिजिजू ने इतने लंबे चौड़े भाषण में बताया है कि हम तो पता नहीं कितने साल से इस बिल की तैयारी कर रहे थे। हम पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम बिल जल्दीबाजी में ले आए, अपने कट्टर हिंदुत्व के जो हमारा वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए। अखिलेश यादव ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था ना विरोध करते हुए कि अपने जो कट्टर वोट बैंक है उसको संतुष्ट करने के लिए आप इस तरह का बिल लाए। तो किरण रिजिजू ने उसके जवाब में कहा था कि हम तो पता नहीं कितने साल से इस पर मंथन कर रहे हैं, हमको इतनी शिकायतें मिली हैं, इतने लोगों से हमने बात की है, हमारी तो सहमति बन गई है। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह
इतनी मजबूती से बोल रहे थे कि उनको सुनकर भी हैरानी हो रही थी कि ये सरकार के कोई प्रवक्ता है क्या, मतलब लग भी नहीं रहा था कोई सहयोगी है। इसके अलावा टीडीपी की तरफ से भी वहां के एक सांसद बोले और उस वक्त भी उन्होंने समर्थन किया, मतलब दिखाने की एक जोर आजमाइश की गई सरकार की तरफ से कि देखिए कैबिनेट में भी हमारी बात हो गई, क्योंकि कैबिनेट में तो सहयोगी है ना, एलजेपी भी है, टीडीपी भी है, जेडीयू भी है, कैबिनेट में तो बात हुई होगी ना बिल लाने से पहले। वहां पर देखिए टीडीपी ने हरी झंडी दे दी, एलजेपी ने हरी झंडी दे दी, संसद में भी जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो टीडीपी ने भी बयान दिया कि हम सरकार के साथ हैं, इसके अलावा जेडीयू ने भी बयान दिया हम सरकार के साथ हैं। तो फिर मामला पलटा कैसे दोस्तों? हुआ ये कि टीडीपी बिल पर लगातार चर्चा हो रही थी तो देर सवेर टीडीपी को ये बात संसद में समझ में आ गई कि भले ही आंध्र प्रदेश में जो उसके दूसरे विपक्षी दल है वाईएसआरसीपी, उसके बहुत ज़्यादा सांसद ना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में लंबी राजनीति करनी है टीडीपी को। चंद्रबाबू नायडू की लंबी राजनीति अभी चलनी है, उनके बेटे भी हैं, वो राजनीतिक विरासत उनकी संभालेंगे। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के वोट को हासिल करके मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब टीडीपी तो अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का जिक्र करती है और चुनाव के बाद, जीतने के बाद भी उनके बेटे ने बयान दिया था कि हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, मुस्लिम आरक्षण तो हम देकर रहेंगे, वो हमारा वादा है। तो ये बात समझ में आ गई थी टीडीपी को कि वाईएसआरसीपी भले ही लोकसभा में हम सरकार का साथ दे दें, लेकिन राज्य की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल है वाईएसआरसीपी, और उनको फेस करना और उसके बाद जिस तरह से आंध्र प्रदेश में वो मुस्लिमों के हिमायती बनेंगे, ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुस्लिमों का हिमायती अकेले जो आंध्र प्रदेश में उनका विपक्षी दल है वही क्यों बने, टीडीपी क्यों वो मौका छोड़ दे। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने ऐन वक्त में, वो चंद्रबाबू नायडू जिनकी पार्टी ने कैबिनेट में साथ दिया होगा बिल का, और बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त भी उनके सांसद ने छोटा सा बयान दिया टीडीपी की तरफ से एक सांसद ने, लेकिन समर्थन का जिक्र किया। बहस होते होते शाम तक इस बात को लेकर भूमिका बनाई गई कि भाई आप जेपीसी में भेज दीजिए। जहां तक बात है विपक्ष की, अखिलेश यादव हों या फिर दूसरे जो पार्टी के सांसद हैं गौरव गोगोई हों, उन्होंने तो भरसक विरोध किया इसका। बकायदा असदुद्दीन ओवैसी ने तो बयान दे दिया कि आप मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, आप मुसलमानों के कितने विरोध में हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस करना बताता है। तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, उन्होंने बार बार यही कहा कि आप इतना इंपॉर्टेंट बिल ला रहे हैं, लेकिन आपने जिनके लिए बिल लेकर आ रहे हैं आप, वक्फ कानून मुसलमानों को ही सीधे प्रभावित करेगा ना, आपने मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, 3 कृषि कानून लाए गए, याद कीजिए। किसानों का 1 साल तक आंदोलन चला, वो लगातार यही कहते रहे कि आप हमारे लिए कानून लेकर आए और हमसे आपने बात ही नहीं की। अंत में मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, कहते हुए कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। लेकिन तब भी क्योंकि सरकार के पास संसद के अंदर बहुमत था, तो सरकार ने अपनी चलाई और बिल को कानून बना लिया। सच्चाई है कि उस वक्त भी किसानों से बात नहीं की गई, सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाई, अपनी दादागिरी चलाई एक तरह से। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता तो इतना इंपॉर्टेंट कानून था, उस पर तो विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। उस वक्त ये बिल पास कर दिया गया जब विपक्ष के करीब 150 सांसदों को एक तरह से संसद से बाहर कर दिया गया था। याद है ना आपको, इतना इंपॉर्टेंट कानून था वो, उस पर भी कोई व्यापक चर्चा नहीं गई, विपक्ष की नहीं सुनी गई। इसके अलावा दोस्तों ट्रिपल तलाक कानून भी लाया गया था, उसको लेकर भी विपक्ष ने बहुत सी अपनी नाराजगियां जाहिर की थी, बहुत सी शिकायतें जाहिर की थी, तब भी नहीं सुनी गई थी विपक्ष की। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि 2014, 2019 और 2024 बहुत पानी बह गया है गंगा में, और 4 जून के बाद तो चीजें पूरी तरह से बदल गई है। तो सरकार का ये बात अच्छे से कल समझ में आ गई है कि हो सकता है कि आप कैबिनेट में सहयोगियों को साध लें, हो सकता है कि आप उसके बाद संसद में भी एक पूरी तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर लें और आपके बिल का जेडीयू भी पूरी तरह से समर्थन कर दे, टीडीपी भी समर्थन कर दे, लेकिन अंत तक आते आते आपको अपना सो कॉल्ड सबसे इंपॉर्टेंट बिल, जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, खास तौर पर महाराष्ट्र में एक बहुत ही गेम चेंजर के तौर पर हो सकता था, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक गिमिक हो सकता था, राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फायदा दे सकता था उसको, वो उसके ठंडे बस्ते में चला गया। विपक्ष तो शुरुआत से इसका विरोध कर रहा था, अपनों के दबाव की वजह से भी किया। अगर एलजेपी और टीडीपी सरकार को ये सुझाव ना देते कि आप जेपीसी को भेज दीजिए, तो सरकार शायद ना भेजती, जो कि पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया है। मतलब पिछले 10 सालों में तो कमेटियों को बिल भेजना, वहां चर्चा करना, ये तो चलन ही खत्म हो गया है। मुझे तो याद भी नहीं है हाल के सालों में ऐसा किसी बड़े बिल को लेकर सरकार ने कमेटी में भेजा गया हो। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र की जो चक्की है ना,
वो पिसती धीमी है लेकिन बड़ी बारीक पिसती है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग हमेशा कहते हैं ना कि प्रचंड बहुमत की सरकार होनी चाहिए, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसके लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ हमारे देश की जो तासीर है ना, उसमें गठबंधन की सरकारें होनी चाहिए। गठबंधन की सरकारें, चाहे आप सत्ताधारी दल को या सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा सीटें आ जाएं, लेकिन गठबंधन की सरकारों में सरकार के हाथ पैरों में कुछ जंजीरें होती हैं, वो सुनती है, उसको ना चाहते हुए भी विपक्ष की भी सुननी पड़ेगी, उसको ना चाहते हुए भी सत्ता पक्ष में अपने सहयोगियों की भी सुननी पड़ेगी। और यही लोकतंत्र में सही तरीका है, ये दादागिरी वाला तरीका नहीं चलता है दोस्तों। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि वक्फ के कानून सब बढ़िया बढ़िया है, ऐसा नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट। वक्फ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है और ये वक्त की मांग है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन क्या ये वो तरीका था? क्या आपने मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उस वक्फ बिल के सहारे आप जिस अपनी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, क्या वाकई में वो आपको उतना फायदा देने वाला था? हो सकता है मिल जाता, लेकिन जिस तरह से जेपीसी में सरकार को ये बिल भेजना पड़ा दोस्तों, सरकार को ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई है कि आने वाले वक्त में भी जब वो इस तरह का कोई भी काम करेगी तो अब बहुत सोच समझ कर करेगी, क्योंकि उसके बाद अच्छे से समझ में आ गई जो अपने होते हैं वो ऐन वक्त में भी साथ छोड़ सकते हैं। संसद में जिस तरह की शर्मिंदगी कल सरकार को झेलनी पड़ी है, मुझे नहीं लगता उसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अब सरकार अलर्ट में रहेगी कि वो सही होगी जो हो सकता है कि शुरुआत में साथ दे, संसद में अंत तक आते आते साथ छोड़ सकते हैं, और जब संसद में एक बिल को लेकर साथ छोड़ सकते हैं तो फिर आगे न जाने किस किस मुद्दे पर साथ छोड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात बताई गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बार बार कोई ना कोई बिल लेकर आते रहते हैं, बार बार ढंढोरा पीटते हैं, अब सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को बता दिया कि किस तरह से ये लोग जो बार बार बिल लेकर आते हैं, कभी किसानों के लिए बिल लेकर आते हैं, जिसके लिए ये लोग बिल लेकर आते हैं उस पर सीधे तौर पर उससे बात नहीं की जाती। किसानों के लिए कृषि कानून बनाया गया लेकिन किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के कानून के लिए संशोधन के लिए जो बात की जा रही है उसमें मुसलमानों से बातचीत नहीं की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये तो खुले खुले मुसलमानों के दुश्मन है। दोस्तों, अब आप लोगों के सामने हमने इस पूरी रिपोर्ट को रखा है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।